हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है सभी का। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल है सभी के? आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज आंसर करेंगे। सबसे पहले सभी को मैं ऑडिबल हूँ, सभी को मैं विजिबल हूँ? प्लीज आंसर करिएगा। वॉइस क्लियर आ रही है? आंसर करिए प्लीज। अभिषेक, ओके अभिषेक आंसर करेंगे। क्या वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आपको? चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आज की क्लास में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को जानेंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे सतत कृषि की, किसकी बात करेंगे? सतत कृषि की बात करें या फिर हम टिकाऊ कृषि की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिकाऊ। टिकाऊ का मतलब जानते हैं ना, कि घर में कहते हैं कि ऐसी चीज लेकर आओ जो ज्यादा समय तक चले, मतलब टिकाऊ हो, जिसको हमें बार बार ना खरीदना पड़े या बार बार उसके पीछे परेशान ना रहना पड़े, तो वो होती है टिकाऊ। वैसे ही आपके एग्रीकल्चर में टिकाऊ शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, टिकाऊ का मतलब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में ये है कि हमें ऐसी खेती करनी है, मतलब हमें मृदा से इस प्रकार से खेती लेनी है कि हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मृदा है, वो अधिक समय तक उर्वरक शक्ति बनाए रखे, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो एक लॉन्ग समय तक मेंटेन रह पाए, ताकि जिस प्रकार से हम और आप भोजन ले रहे हैं, जिस प्रकार से हम और आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, सेम उसी प्रकार से आने वाली जनरेशन भी उत्पादन ले सके, उनके पास ऐसा अभाव ना हो कि उनको खाने के लिए भोजन संपूर्ण मात्रा में या सफिशिएंट अमाउंट में ना मिल सके। तो ऐसी खेती करनी है जिससे हमारी सॉइल की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और हमारी खेती भी अच्छी होती रहे और अधिक समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये खेती ऐसे ही चलती रहे। उसे हम कहते हैं टिकाऊ खेती या उसे हम कहते हैं सतत कृषि। अब आप बोलोगे मैम बस इतनी सी जब बात है तो आपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की एक क्लास अलग से क्यों लगा दी है? ये क्वेश्चन आपके पूछने वाला है और आपको ये क्वेश्चन पूछना भी चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सतत कृषि की, तो यहाँ से एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स को ध्यान में रखते हुए बनता है। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज पर फुल्ली फोकस्ड है कि हमारे यहाँ की जो मृदा है, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, उसकी जो उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है, खराब हो रही है, खत्म हो रही है, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे बना करके रख सकते हैं। तो उनके दिमाग में ये चीजें चल रही है कि हमें एक प्रकार से टिकाऊ खेती अपनानी चाहिए, सतत कृषि अपनानी चाहिए, जिससे एक लंबे समय तक हम क्या कर सके, खेती कर सके। तो ये आपके ही एग्रीकल्चर का एक पॉइंट नहीं है, ये आपकी गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसपे वो कार्य कर रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, आईसीआर, आईएआरआई जैसे इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर अपनी बेहतरीन रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पर आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे ऐसे नए नए आविष्कार, ऐसे नए नए आपको मैन्योर्स देखने को मिलेंगे जो खेती के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को मेंटेन रखते हुए सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी अभी रनिंग में है, इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां से अच्छे मात्रा में अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन दिस रीजन हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही कंपोनेंट होता है आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, या फिर बात करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन। तो ये सभी आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ही कंपोनेंट होते हैं। इनको भी हम इसी समय पे क्या करेंगे, खत्म करते हुए, फिनिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब किसी को प्रीवियस क्लास से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप सभी अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, तब हम टॉपिक को स्टार्ट करें। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, प्रीवियस जितने भी सेशंस आपके हो चुके हैं, प्लीज उनको अच्छे से देखिए, कंप्लीट करिए, क्योंकि अभी आपके ऊपर बर्डन कम है। बर्डन कम का मतलब ये है कि अभी आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 ही क्लासेस लेनी पड़ रही हैं, तो इसलिए अभी जो बर्डन कम है ना, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपनी प्रीवियसली जो भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो चुकी हैं उनके नोट्स प्रॉपर बना लीजिए और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए।
जहां पर भी डाउट आ रहा है, मेरे से डाउट आ रहा है किसी को टॉपिक को समझने में, तो प्लीज मैसेज करिए, चैट सेशन में मैसेज करिए, या फिर श्रेया मैम ने जो पढ़ाया है उसमें कहीं कोई डाउट है, कुछ टॉपिक ऐसे जो नहीं समझ में आए हैं, तो आप उसके लिए भी मैसेज करिए, हम मैम की क्लास भी अरेंज कराएंगे। हमारा पूरा फोकस है आप पर, हम पूरी तरह से आप पर ध्यान रखे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, जितना कंसंट्रेशन हम बना रहे हैं उससे 2 गुना कंसंट्रेशन आपको बनाकर चलना है। सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। एजीटीए के आप यहाँ पे लगभग हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं 200 से 250 स्टूडेंट अभी हमारे पास है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि मेरे पास 1500 है, मेरे पास 200 से 250 स्टूडेंट अभी हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो 200 से 250 स्टूडेंट्स हैं हमारे ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन करें और बहुत शानदार तरीके से एजीटीए केन सुपरवाइजर एडीओ के अंदर अपना परफॉर्मेंस दें, ठीक है। तो इसके लिए आपको भी उतनी बेस्ट मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, टिकाऊ कृषि को, टिकाऊ खेती को, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस लेकर के आती है, ठीक है। चलिए ओके ठीक है, आइए देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, इसका मतलब ही होता है कि टिकाऊ खेती करना, और सिंपल सी एक परिभाषा आप जानते रहो, इसका मतलब ही यही है कि जिस प्रकार से हम और आप अभी उत्पादन ले रहे हैं उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी भी ले सके। तो इन्होंने क्या कहा, टिकाऊपन का पहला नियम क्या होता है। भाई देखो, अगर हम टिकाऊ खेती कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए, सबसे पहला नियम ये होना चाहिए कि जो हमारी प्यारी सी प्रकृति है, नेचर है, उससे हम कम से कम छेड़छाड़ करें, उसको बर्बाद करने की कोशिश हम करें, क्योंकि नेचर ने हमको बहुत प्यारी प्यारी चीजें दे रखी है, ये सुंदर सुंदर फूल, ये प्यारे प्यारे मीठे मीठे फल, ये अनाज, ये सारी चीजें हमारे पास प्रकृति की देन है। तो प्रकृति की दी हुई जो भी चीजें हमारे पास है उनको मेंटेन करके रखो, उनको कम से कम बर्बाद होने दो, उनका जो आप वेस्ट कर रहे हो, अनयूज आप जो कर रहे हो, उससे आपको बचाना है, उन चीजों को खराब होने से आपको बचाना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पहला रूल यही होता है। तो इन्होंने कहा टिकाऊपना का पहला नियम प्राकृतिक शक्तियों के अनुरूप कार्य करना है या कम से कम उनके विरुद्ध कार्य ना करना है। मतलब इनका कहने का ये है कि हम अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं जो नेचर की दी हुई है, तो हम उसको खराब कर रहे हैं तो कम से कम, मतलब जितना मिनिमम हो सके उतना ही उसको हम क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, बाकी हम उसे संभालने का, संयोजने का काम ज्यादा करें। तो इनका पहला मोटिव यही होना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी, तो इन्होंने कहा सस्टेनेबल कृषि क्या है, ये कृषि की ही एक प्रणाली है जो प्राकृतिक परिस्थानिक तंत्र की जटिलता की अधिकतम नकल करती है और तथा दीर्घ काल तक उत्पादन और संसाधनों को संरक्षण सुनिश्चित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि इस खेती के दौरान, इस खेती के माध्यम से या इस प्रकार की कृषि से आप जो प्राकृतिक संसाधन है उसको लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो, प्रकृति को मेंटेन कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन को मेंटेन कर सकते हो और उसका नुकसान कम से कम हो, इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। अब इसके बाद आएंगे मेन पिलर्स या गोल, मुख्य लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, मैं इसमें बेसिकली 2 और ऐड करूंगी, लेकिन पहले इन तीनों को समझो। इन्होंने कहा कि सबसे पहला हमारा गोल होना चाहिए कि हमारा जो पर्यावरण का स्वास्थ्य है, मतलब जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है, अभी देखो कल की रिपोर्ट में, परसों की रिपोर्ट में ऐसा आया है कि दिल्ली आपका मोस्ट पोल्यूटेड आपकी हो गई है, जगह हो गई है। अगर उसकी बात करें तो पोल्यूशन इस लेवल पे है कि लोगों का चलते चलते दम घुट जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, पोल्यूशन को वो इनटेक कर रहे हैं, मतलब दिल्ली में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। तो ये कंडीशन हो गई है दिल्ली की। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम ही और आप ही इसका रीजन भी है, क्योंकि हम जितना मॉडर्न होंगे उतनी चीजें क्या होंगी, खराब भी होती जाएंगी, पेड़ पौधे कम होते जाएंगे, हम यहाँ पे अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब पेड़ पौधे वहां पर कम हो रहे हैं, तो वहां पे प्रकृति में क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। सेम कंडीशन है, अगर हम आज फर्टिलाइजर के यूज को कंट्रोल नहीं करेंगे
तो आने वाली जनरेशन भी हमारी फर्टिलाइजर का ही सबसे ज्यादा यूज करेगी, लेकिन उसके लिए तब तक हमारी जो मृदा है वो खराब भी हो चुकी होगी। जहां आज हमको 100 क्विंटल का उत्पादन मिल रहा है, उसके समय में जब जनसंख्या और ज्यादा होगी, उस समय जो उत्पादकता होगी, उत्पादन होगा, वो कम हो जाएगा, जिससे आने वाले यूथ को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला मेन फोकस क्या होना चाहिए, हम पूरी तरह से अपने इन्वायरमेंट के स्वास्थ्य का क्या रखें, ध्यान रखें। दूसरा इन्होंने कहा इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि हमारी जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, हमारी जो आर्थिक दक्षता है, उसको ध्यान में रखते हुए सारे को हमको करना है। ऐसा नहीं कि हम पैसे ले लेकर के खेतों में फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं और हमारे घर में गाय और भैंस हैं और हमारे पास ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में एफओआईएम मौजूद है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो फुल्ली फोकस रहना है, सारी चीजों को मेंटेन करते हुए क्या करना है, काम करना है, और अपनी आर्थिक दक्षता पे, अपनी आर्थिक क्षमता पर भी पूर्णता ध्यान देना है। ठीक है, तो मेन पिलर क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आपकी इन्वायरमेंट हेल्थ, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी या फिर कम्युनिटी, सामाजिक आर्थिक समानता और सामुदायिक कल्याण। मतलब इनका क्या हुआ कि जब आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करोगे, आप अच्छी से खेती करोगे, तो यहाँ पर आपको एक तरह से ऐसा भी ना हो कि आप लॉस में जा रहे हो या फिर आपको खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही, आपको सामाजिक रूप से ये क्या दिलाएगा, एक आर्थिक समानता भी दिलाएगा और समुदाय कल्याण भी कराएगा। मतलब आप एक तरह से ये मान के चलो कि यहाँ पे इस काम को करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपने भर की खेती खुद कर सकते हो और अच्छी खेती कर सकते हो, फर्टिलाइजर फ्री खेती आप यहाँ पर कर सकते हो। इतनी बातें समझ में आई हो तो फटाफट से एक बार आंसर करो कि यस मैम, इतनी बातें हमें समझ में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई। चलो, अब इसके बाद आपका आता है कि जो आपके कुछ जो होते हैं, चार आपके सतत कृषि के चार प्रमुख आयाम होते हैं, उस चीज को आप यहां पर लिखोगे। क्या कह रहा है, सतत कृषि की अगर बात करेंगे तो देखिए ये क्या हो गए, आपके मेन आपके पिलर्स हो गए इस चीज के, इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होते हैं। आइए अब इसके आगे पढ़ेंगे और एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिसका नाम है कि खेती के चार प्रमुख आयाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 की डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर। इतनी बातें समझ में आई है क्या, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट से पहले एक बार बोलो कि यस मैम हमें यहां तक कंफ्यूजन है, बताइए फटाफट से। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलिए तो लिखिए 4 की डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सतत कृषि, सतत कृषि के प्रमुख आयाम, सतत कृषि के चार प्रमुख आयाम कौन कौन से होते हैं, चार प्रमुख आयाम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के 4 इंपॉर्टेंट क्या है आपके डायमेंशंस होते हैं, उनको याद रखना है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है कृषि उत्पादकता बढ़ाना। पहला कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, याद रखो पहला क्या है, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सतत फल सुरक्षा को बढ़ाना, सतत फसल सुरक्षा को बढ़ाना, सतत फसल सुरक्षा को बढ़ाना, सुरक्षा को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जैव विविधता, और लिखते रहिएगा साथ साथ में सारी चीजों को, और कोशिश करा कीजिए पेन और नोट्स लेकर के बैठो और साथ साथ में चीजों को लिखते रहो, क्योंकि जितनी देर में मैं समझाती हूँ अगर आप पॉज लेकर के पढ़ रहे हो रिकॉर्डेड क्लास में तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, चीजों को नोट्स फॉर्मेट में भी बनाते रह सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। पारिस्थितिक तंत्र,
सेवाओं का प्रबंधन, सेवाओं का प्रबंधन। मेरी हिंदी में कहीं आपको मिस्टेक मिले तो प्लीज उसे इग्नोर करना है। मैं हर क्लास में ये बात आपको एक बार बता देती हूँ, बिकॉज मेरी हिंदी बहुत वीक है, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको चीजें हिंदी में लिख करके दे दूं, तो उसको आप कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके 4 डायमेंशंस हो गए एग्रीकल्चर के। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, पहली बात सब हमें क्या करना है, कृषि उत्पादकता को इंक्रीज करना है। दूसरी है सतत फसल सुरक्षा को बढ़ाना, इसके माध्यम से हमें फसल की सुरक्षा को भी बढ़ाना है। जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का प्रबंधन करना, तो हमें यहाँ पे बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम को भी मेंटेन करना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या होता है ये, बायोडायवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को क्या करना, मेंटेन करना, उनका प्रबंध करना ही सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है आपका आजीविका को मजबूत करना, मतलब जो आपकी लाइफ है, जो आपका स्ट्रेंथिंग लिवलीहुड्स है, उसको क्या करना, मजबूत करना, स्ट्रेंथ देना। यही हमारे कृषि के 4 प्रमुख आयाम होते हैं। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? फटाफट से आंसर करो सभी लोग। मैम हाँ एग्जैक्टली आरावली के जंगल आपके काटे जा रहे हैं, पहाड़ आपके काटे जा रहे हैं, और ये लिटरली बहुत दुख की बात है। और अगर आप देखो ना आरावली की अगर पहाड़ और जो उनके प्लांट्स हैं अगर वो काट दिए जाएंगे बच्चे, तो आप ये चीज सोचेशन कितनी ज्यादा भयानक हो जाएगी, कितने ज्यादा वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और पृथ्वी, जो ये पृथ्वी के लिए ऑलरेडी इतनी चीजें एजम्पशन की जा रही है कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा, हम ह्यूमन ही उसको उस दृष्टि में ले जा रहे हैं। आप समझ सको तो समझो, मतलब जो चीजें आपको बताई जा रही है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, ये ऐसा होगा वैसा होगा, अब पता नहीं सच क्या है गलत क्या है, बट आप देखो ना हम ह्यूमंस ही उस रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो वो बोल रहे हैं ना हम वो करते जा रहे हैं, चीजें होती जा रही हैं, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे ये एक बहुत ज्यादा क्या है, खराब चीज है जो कि हो रही है, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस चीज पे वर्क करना ही चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर ऐसी कंडीशन चलती रही तो चीजें क्या हो जाएंगी, एक दिन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। लाइट तो आपकी है बट हाँ, तो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगी। काफी दुख की बात है और गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा, मेन पिलर्स आपने पढ़े हैं जो, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, 4 कीज आपने यहाँ पर पढ़ ली हैं, ठीक है। मेन पिलर्स में आपने इतनी चीजें पढ़ ली हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ तक में आपको कहीं पे कोई भी डाउट है क्या, फटाफट से आंसर करो। यहां तक में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज आंसर करिए जल्दी से। नहीं है ना। अब चलो, अब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी को 2 तरह से क्या किया जाता है, पता किया जाता है। पहले मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी देख लो। तो मीनिंग में अगर आप देखो तो इन्होंने कहा टिकाऊ कृषि का अर्थ है ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाना जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे या उसका अत्यधिक दोहन ना करे और कृषि उत्पादन बहुत लंबे समय तक उपयुक्त स्तर बना रहे। तो इनका मेन मोटिव वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था। सस्टेन का मतलब ही होता है चीजों को अधिक समय तक के लिए मेंटेन करके रखना। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसके मुख्य चीजें हो सकती है, कंपोनेंट क्या हो सकता है। तो पहला कंपोनेंट आपके सामने है मैन्योरिंग। क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मैन्योर्स को यूज करो, खाद को यूज करो, ताकि चीजें अधिक समय तक क्या हो सके, मेंटेन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायो एजेंट्स। नेक्स्ट क्या है, बायो एजेंट्स। जो आपके बायो एजेंट्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, जो प्रेडिएटर्स होते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो इन द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर, इन द प्लेस ऑफ वेडिसाइड, इन द प्लेस ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। मतलब कीटनाशक के कीटनाशक की जगह पे आप इनका प्रयोग करिए, आप फर्टिलाइजर की जगह पे इनका प्रयोग करिए, आप बहुत सारी, जैसे कि आप वेडिसाइड यूज करते हैं तो उसकी जगह पे आप प्रेडिएटर्स का यूज करिए। तो इससे आपके क्या होंगे, प्लांट्स में केमिकल का मात्रा कम होगी और आप चीजों को ज्यादा समय तक सस्टेन कर पाओगे। कंजर्वेशन टिलेज करिए, बहुत ज्यादा हैवी टिलेजेस नहीं करने हैं, भूपरिष्करण नहीं करना है, आपको कंजर्वेशन टिलेज यहाँ पर यूज करना होगा। तो ये भी एक आपका क्या होगा, मुख्य कारण हो जाएगा। मैम सभी क्लासेस कब तक चलाई गई,
मैं समझा नहीं आपकी बात आकाश मौर्य, ठीक है, मैं समझ नहीं पाई आपकी बात कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ग्रीन मैन्योरिंग। आप हरी खाद यूज कर सकते हो। यहाँ पर हरी खाद यूज करना एक बेस्ट ऑप्शन है। हरी खाद बनाने के दो तरीके होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्रीन मैन्योरिंग करने के दो तरीके होते हैं। ग्रीन मैन्योर्स हम दो तरह से पाते हैं। देखो ग्रीन मैन्योरिंग के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से? तो ग्रीन मैन्योरिंग में अगर आप देखोगे तो इसमें एक मेथड होता है XC2 मेथड, एक मेथड होता है XC2 मेथड, और दूसरा मेथड होता है इन सीटू मेथड। क्या होता है? इन सीटू मेथड होता है, ठीक है। XC2 मेथड का मतलब क्या हुआ? XC2 मेथड का इन सीटू मेथड का मतलब क्या हुआ? आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है। देखो कितना प्रॉफिटेबल होगा, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहती हूँ। देखो ये एक खेत है आपका और ये एक खेत है आपका, ठीक है। आपने क्या किया, इस खेत के अंदर आपने मैन्योर्स मतलब आपने एक हरी खाद उगाई। मान लो आपने यहाँ पे सनई उगाई। क्या उगाई? सनई उगाया, ठीक है। आपने यहाँ पे जो सनई उगाई ना, जो ये सनई आपने यहाँ पे उगाई है ना, आपने क्या किया, इस सनई को काटा और काट करके आपने इस खेत में सनई उगाया, और इस सनई को काट करके आप इस खेत में ला करके मिट्टी में आपने मिला दिया। मतलब आपने इस खेत में मिला दिया और मिलने के बाद इसे डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया। अब सनई आपकी कैसी है? लेग्यूम प्लांट है, लेग्यूम प्लांट है। और इसकी आप देखोगे इस प्लांट में क्या हुआ है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ है। इस प्लांट में क्या हुआ है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ है। तो आप जब इस कंडीशन में इसको देखोगे ना, तो जो नाइट्रोजन इसने फिक्स किया है वो नाइट्रोजन आपके इस प्लांट के अंदर, इस खेत के अंदर आकर के मिलेगा। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। किसकी पूर्ति करेगा? नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। जब ये नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा तो आपको फर्टिलाइजर की मात्रा यहाँ पे कम कर देनी चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए। कौन से फर्टिलाइजर को? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर को। तो ये एक प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड है इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है ये आपका खेत है, ठीक है। ये आपका खेत है। आपने क्या किया, जो भी खरपतवार जो भी आपने क्रॉप ग्रो किया है ना, उगाया है ना, उसको आपने क्या, मान लो ढैचा आपने ग्रो किया है, मान लो आपने ढैचा ग्रो किया है, सनई ही ग्रो किया है, तो या फिर मक्का ही आपने ग्रो किया, तो आपने क्या किया, इसको आपने काटा और काट करके इसी खेत में क्या कर दिया, भूपरिष्करण करके इसे मिला दिया। अब क्या होगा, इसकी जड़ें भी यही थी, इसका पौधा भी यही था, और ये प्लांट अब इसी खेत में डिकम्पोज हो रहा है, सड़ गल रहा है। तो जितनी उसकी एनर्जी थी, मतलब जितने भी उसके पास न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी थी, जो भी चीजें थी, वो उसी खेत में क्या होंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी, और वो नेक्स्ट आने वाली फसल के लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका एक प्लस पॉइंट होता है ग्रीन मैन्योरिंग करने का। क्या बात समझ में आई है ग्रीन मैन्योरिंग की? पहले आंसर करो, फिर आगे बढ़ेंगे कि यस मैम समझ में आया है सभी को। सब सब्जेक्ट की क्लास मैम डेली कब से चलेगी? देखो अभी नेक्स्ट वीक से आपकी नेक्स्ट वीक से सारे सब्जेक्ट्स की क्लास, बेसिकली जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट, देखो 2 सब्जेक्ट्स की क्लास आपकी चल रही है, एग्रोनॉमी सॉइल की क्लासेस चलती हैं। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी। श्रेया मैम की क्लासेस चल रही हैं, फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी के काफी सारे लेक्चर्स हो गए हैं। आपकी जो जेनेटिक्स के लेक्चर्स हैं वो आपको आई थिंक 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैम छुट्टी पे गई हैं अपने घर, तो 2 जनवरी से उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैम एक क्लास आपकी कल परसों में लेकर वो छुट्टी पे जा रही है, तो उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी जनवरी 2 से स्टार्ट हो जाएगी उनकी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की क्लास। और आपके सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी हॉर्टिकल्चर की, और एनिमल हस्बेंड्री की क्लास भी आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके बेसिकली सारे जो सब्जेक्ट्स है उनकी क्लासेस ऑल्टरनेटिव करके चल रही हैं। तो आप ये मान के चलो कि वीक में 2 दिन आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है, ठीक है। हो, कहीं जॉब करते हो, कोई इशू है, देन ओके, तब आप मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आप घर में बैठकर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी इश्यूज है, ठीक है। तो प्लीज ऐसा काम बिल्कुल मत करो, सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास डेली बेसिस पे लाइव लो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बोलो कि क्लास ज्वाइन करें और लाइव क्लास लें, सिलेक्शन यहीं से होगा, ये मेरी गारंटी है, बस मेहनत आपकी शानदार होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट कह रहे हैं सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स क्या होता है भाई? देखो आपकी अगर बात करें ना इस टॉपिक की, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में 2 चीजें आती हैं। 2 चीजें कौन कौन सी आती हैं? पहली आती है आपकी SYE सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स, और दूसरी आती है सस्टेनेबल वैल्यू इंडेक्स।
अब ये दोनों चीजें जो होती है ना, ये करती क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये दोनों चीजें आपको क्या बता रही हैं। ओके ठीक है, ओके सुमित, फर्स्ट डे है, ओके अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स, देखो दो चीजें होती है बेटे, एक होता है SYI, एक होता है SVI, ठीक है। एक है आपका SY ये, और दूसरा है आपका SVI, दोनों के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। एक है आपका SYI और दूसरा आपका क्या है SBI, ठीक है। स्थिरता उपज सूचकांक होता क्या है, पहले आपको जानना चाहिए कि स्थिरता उपज सूचकांक आपका क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो SY क्या है, देखो पहली बात तो सस्टेनेबल, दूसरा है ईल्ड, ईल्ड का मतलब उपज। अब हमें जब हमारी खेत से, जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सतत कृषि कर रहे हैं या टिकाऊ कृषि कर रहे हैं, तो हमें जो ईल्ड मिल रहा है वही हमारा क्या है, SYI है, स्थिरता उपज सूचकांक है। कि मतलब कृषि अभ्यास या फसल रोटेशन की स्थिरता का मात्रात्मक माप जो होगा उसे हम SYI कहते हैं, सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स कहते हैं। मतलब आपने जो भी क्रॉप लगाई, जो भी आपने क्रॉप रोटेशन किया और आपने जो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया, उससे जो आपको स्थिर एक प्रोडक्शन मिल रहा है, एक स्थिर जो उत्पाद मिल रहा है, वही आपका सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स कहलाता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? अगर है तो फटाफट से आंसर करिए, यस मैम, इतनी बातें हमें अच्छे से क्लियर है कि SYI क्या होता है। जल्दी से बताओ SYI क्या होता है, क्लियर सभी को? यस मैम, ओके चलो। अब आगे क्या कह रहा है, SYI की बात करेंगे, सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स की बात करेंगे। तो इन्होंने और क्या कहा है, तो इन्होंने कहा कि अगर बात करें सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स की, तो स्थिरता उपज सूचकांक कृषि रोटेशन अभ्यास की स्थिरता का मात्रात्मक माप है। मानक विचलन सिग्मा से के कम मान अधिक स्थिरता को दर्शाता है। इनके कहने का मतलब क्या है, देखो इसके जो वैल्यू होती है ना, जो आपके सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स होती है, इसको हम सिग्मा से, ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इन्होंने कहा जब सिग्मा की वैल्यू क्या हो, कम हो, जब सिग्मा की वैल्यू कम हो, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन क्या है, स्थिर है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है, एग्रोनॉमी के नेट के एग्जाम में। कहां पे पूछा गया है, एग्रोनॉमी के नेट के एग्जाम में पूछा गया है। जब इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल यील्ड इंडेक्स जिसका सिंबल सिग्मा होता है, अगर उसकी वैल्यू कम है तो प्रोडक्शन कैसा होगा, ये बताओ। तो आपको कहना है मानक विचलन स्थिरता के कम मान अधिक स्थिरता को दर्शाता है। अगर मान कम है तो इसका मतलब स्थिरता वहां पे, स्टेबिलिटी वहां पर ज्यादा होगी। SY का मान 0 से 1 के बीच होता है, ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। कब से कितने से कितना होगा, 0 से 1 के बीच में इसका मान होता है। ये बात आपको यहाँ पे पूरी तरीके से क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? फटाफट से आंसर करो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। SYI का मान कितना होता है, 0 से 1 होता है। कम मान का मतलब होता है स्थिरता आपके खेत की ज्यादा होगी, ठीक है। ये हो गया सस्टेनेबिलिटी यील्ड इंडेक्स। इतनी बातें क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, एम या ऑब्जेक्टिव, जो आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हो या सस्टेनेबिलिटी यील्ड इंडेक्स जो आपके यहाँ आपको मिल रहा है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में इन्होंने सबसे पहले कहा, देखो हमारा उद्देश्य क्या है, आपको देखो, अगर आप इस चीज को नहीं भी पढ़ते हो तो आप अपने कॉमन सेंस से मुझे आंसर करो फटाफट से चैट सेशन में, कि अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं भाई, हमें क्या जरूरत है। अभी मैंने स्टार्टिंग में जो चीजें आपको बताई वही आपको बतानी है, तो बताओ फटाफट से कि हम सस्टेनेबिलिटी क्यों कर रहे हैं, मतलब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, बताओ फटाफट से। अभिषेक बताओ, आकाश बताओ, और एक बच्चा और आज नया है, कौन है, राजन नाम है कि संजय नाम है, क्या नाम है, एक मिनट, सुमित, ओके सुमित राजवंशी, फटाफट से आंसर करो सुमित, सभी लोग, कि क्या रीजन है कि आप जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हो, क्या इसका रीजन है, बताओ। सभी लोग आंसर करो जल्दी से। लक्ष्य या उद्देश्य, लक्ष्य क्या है हमारा, बताओ।
सामने दिख रहा है, एग्जैक्टली तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर लक्ष्य की, देखो लक्ष्य हमारा सबसे पहले ये है कि हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रख सके। दूसरा लक्ष्य है नेचुरल रिसोर्स को हम क्या कर सके, एक प्रिकॉशन दे सके, मतलब उसका ज्यादा वेस्ट ना हो, इसको मेंटेन रख सके, और प्रकृति को हम मेंटेन रख सके, इन्वायरमेंट को हम मेंटेन रख सके। तो इन्होंने कहा सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, सबसे पहला जो हमारा एम है वो ये है कि हम मनुष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। मतलब मनुष्य की जरूरतों को कैसे पूरा करना है कि बहुत ज्यादा आप अपनी नीड्स को इतना लिमिटेड कर लो कि आपको फील ना हो कि हमारी आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमें अपने जीवन में पर्यावरण को सही से हमें जीवन में पर्यावरण को सही से रखें। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें ऐसा करना है कि हम बिना ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब देखो लोगों के पास आज के समय में क्या कंडीशन है कि लोगों ने अगर एक घर बना लिया है ना, तो वो सोचते क्या है, एक घर है, दो घर है, मतलब आपने दो तीन घर अपने ले रखे हैं, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि हमें और घर खरीदने हैं, हमें और जमीन खरीदनी है, हमें और बड़ा बिजनेस करना है। भले आप दिन के रोज पनीर की सब्जी और पुलाव और पराठे खा रहे हो, लेकिन आप सोचते हो कि अब हमें क्या करना है, अभी भी हमारी जो नीड है ना वो फुलफिल नहीं हुई है। नीड पे कंट्रोल कर लेंगे कि भाई ठीक है, मेरे पास 4 जोड़ी जूते हैं, अब मैं 5वां जोड़ी जूता नहीं खरीदूंगी क्योंकि मेरे पास 4 ऑलरेडी है, मैं पहले 4 को यूज करूंगी, जब वो चारों खत्म हो जाएंगे, मतलब वो फटवट जाएंगे, तब मैं 5वीं जोड़ी जूता खरीदूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी नीड पे कंट्रोल किया। सस्टेनेबिलिटी हमको यही सिखाता है, जीवन निर्वाह सिखाता है कि हमें कैसे अपनी नीड पर कंट्रोल करना है। मतलब आज के टाइम पे क्या है पता है कि हम शादियों में जाते हैं, भर भर के खाते हैं, और खाने के बाद जो थाली में खाना बचता है उसको फेंक देते हैं, बिना ये सोचे कि उस अनाज को उगाने में हमारे किसान ने कितनी मेहनत की होगी। हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं, ठीक है, हम उसको उठाया, खाया, नहीं खिलाया, फटाक से फेंक दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि उसमें आपका तो पैसा लगा ही नहीं है, लेकिन जिसने वो दावत रखी है या वो किसान जिसने उस अन्न को उगाया है, उसकी तो वो एक दिन की मेहनत बर्बाद हो गई, उसका तो 1 किलो चावल, आधा किलो चावल वेस्ट हो गया ना। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है सस्टेनेबिलिटी को अपनाते समय। तो इन्होंने क्या कहा कि सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, अत्यधिक शोषण के बिना भोजन, फाइबर, लकड़ी आदि जैसी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इनका पहला आंसर ये है। दूसरा है एफिशिएंसी यूज ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल फार्म रिसोर्सेज थ्रू अ इंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट साइकिल। इनका कहने का मतलब पोषक चक्र को एकीकरण द्वारा गैर नवीनीकरण कृषि संसाधनों का कुशल उपयोग करना। मतलब हमें कैसे, कौन से पोषक तत्व का उपयोग करना है, कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो हमें हमारी नेचर से मिल जाएगा, कौन सा पोषक तत्व हमें यूज करना चाहिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करनी है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना है। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। सबसे पहले सॉइल के पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, हम जो हाईएस्ट फर्टिलाइजर डोजेस अब देते हैं उनको कंट्रोल करके। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्शन, पौधा एवं पशु उत्पादन की एकीकृत प्रणाली को भी हमें यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ताकि हम खेती अच्छे से कर सके और खेती को टिकाऊ रूप से कर सके। इनके कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि जब आप पशुधन भी रखोगे, आप खेती भी करोगे, तो पशुओं से जो आपको वेस्ट मिल रहा है, पशुओं से जो आपको गोबर मिल रहा है, पशुओं से जो आपको खाद मिल रही है, वो आप अपने खेतों में यूज करके वहां पे एज अ मेन्योर अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली वो आपके खेतों में यूज होगी। और जब आप इन दोनों का एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहोगे, एकीकृत पोषक चाहोगे, तो आप दोनों चीजों का यूज एक दूसरे के लिए कर सकते हो। खेतों में आपने वो चारे उगाए, वो चारे लाकर आपने जानवरों को दे दिए, जानवरों से जो वेस्ट मिला वो ले जाकर आपने खेतों को दे दिया। तो इस तरह से आपने दोनों चीजों को प्रॉपर यूज कर लिया। यही आपका एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या एकीकृत पौधों एवं पशु उत्पादन की एकीकृत प्रणाली कहलाएगी। ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे इन्होंने क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिंपल सी बात है, पारिस्थितिक तंत्र की अधिकतम नकल होती है कि आप कैसे, आपको नकल करना है, चीजों को आपको कैसे अपनाना है। ठीक है।
एक कोर फिलॉसफी है, एक मूल सिद्धांत होता है हमारी जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यूज करते हैं। ये लाइन आपको एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में अक्सर देखने को मिलती है, तो इस लाइन को अच्छे से याद रखना। टिकाऊपना का पहला नियम प्राकृतिक शक्तियों के अनुरूप कार्य करना, ना कि उनके विरुद्ध। तो इनका मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट रूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज टू अलाइन विद द नेचुरल फोर्सेस और एट लीस्ट नॉट ट्राई टू डिफी देम। तो आपको क्या करना है? उनके अनुसार चलना है, ना कि उनको अपने अनुसार चलाना है। इस बात को ध्यान देना है इस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड गोल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड गोल्स को जब आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर बात करो एनवायरमेंट हेल्थ को ध्यान देना है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी आपकी और सोशियोनॉमिक इक्विटी आपकी, जो हमने आगे गोल में भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्टेबिलिटी इंटरप्रिटेशन। स्टेबिलिटी इंटरप्रिटेशन का मतलब है स्थिरता की व्याख्या। स्थिरता की व्याख्या मतलब कि कोई भी चीज है वो कितनी स्थिर है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, वो आपकी क्या कहलाती है? स्टेबिलिटी कहलाती है। जब आप क्रॉप में क्या करते हो? आरबीडी यूज करते हो, जब आप थीसिस लिखते हो, अपनी रिसर्च लिखते हो, तो आप वहां पर फसल की स्थिरता को भी चेक करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशंस को भी निकालते हो। इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या बताता है कि फसल आपकी कितनी स्थिर होगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा लोअर मतलब हायर स्टेबिलिटी, हायर मतलब लोअर स्टेबिलिटी। रेंज की बात करेंगे तो 0 से 1 होती है, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। नीड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें सतत कृषि की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारी मृदा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, हमारी क्रॉप हमें उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रही है, प्रोडक्शन वो हमको दे रही है, लेकिन उसको खाने से हमारे अंदर काफी सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हमने उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया हुआ है, जिससे ह्यूमन की हेल्थ खराब हो रही है और मनुष्य की और जानवरों की आयु कम हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें किसकी तरफ बढ़ना है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना है। तो इनके कहने का मतलब नीड क्या है? तो वर्तमान कृषि पद्धतियां तीव्र विकास और संसाधन के अत्यधिक दोहन के कारण दबाव में है। इनका मतलब ये है कि हम और आप चाहते हैं कि अगर इस साल हमको 10 क्विंटल का उत्पादन हुआ है ना, तो अगले साल हमको 40 क्विंटल का उत्पादन हो। तो हम इसके चक्कर में ज्यादा चीजों को यूज करते हैं और हम अपने खेत का दोहन करते हैं, खेत का नुकसान करते हैं, जिसके कारण से हमें क्या लगता है कि हमारी आवश्यकता इतनी ही है, ठीक है। आप हो कहां से आकाश? पहले आप मुझे बताओ कि आप रहने वाले नेटिव कहाँ के हो, आप रहने वाले कहाँ के हो? पहले मेरे को ये आंसर करो, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि आप, हाँ, जहां पे मैं वर्किंग हूँ उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। पहले आप मुझे बताओ कि आप कौन सी सिटी से हो, ठीक है। तो नीड ऑफ अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेजर रीजंस की बात करें तो मेजर रीजंस क्या क्या हो गए? एक रीजन आपको नीड के अंदर पता चल चुका है, दूसरे मेजर रीजंस आपके सामने हैं कि क्या क्या इसके मेजर रीजंस हो सकते हैं। तो दूसरा इन्होंने क्या कहा? जनसंख्या का अनियंत्रित एवं असीमित वृद्धि। सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि जो जनसंख्या है उसकी क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन वृद्धि बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या जब बढ़ेगी तो हमें ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से हम क्या कर रहे हैं? खेतों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो जनसंख्या की अनियंत्रित एवं असीमित वृद्धि तथा औद्योगिक विकास ने संसाधनों को अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया हुआ है। सबसे बड़ा रीजन आपका ये भी है। दूसरा इन्होंने कहा मानव लालच को पूरा करने हेतु प्राकृतिक संसाधन एवं कृषि पर अत्यधिक दबाव। भाई, क्योंकि हमारी प्रकृति कैसी है, हमारा नेचर कैसा है, आप खुद ही देखो ना। आपको पढ़ाने वाले बहुत से टीचर ऐसे जो सोचते हैं कि मैं कितना बच्चों को बेवकूफ बना लूं, कितना बच्चों से पैसे ले लूं, कितना बच्चों को मैं मैनिपुलेट कर दूं, बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है ना, तो उस वो आपकी बैच परचेज करके जाए, ठीक है। तो ये क्या है? उनके मन का पैसे का लालच है, उनको बच्चों से मतलब नहीं है कि बच्चों का करियर क्या होगा आज। तो ये लालच, जो मानव का लालच है, उसका दबाव जो है वो हमारे खेतों पे पड़ रहा है, अधिक से अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सेकंड रीजन हो जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ना अपनाने का, या फिर इस तरह से खेतों को बर्बाद करने का, ठीक है। थर्ड इन्होंने कहा अस्थिर तरीकों से कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास। मतलब
हमें ये नहीं पता कि कितने फर्टिलाइजर डालने हैं, कितना नाइट्रोजन डालना है, कितना फास्फोरस डालना है, कितना पोटाश डालना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार चीजों को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं कि हमें उत्पादन मिलता जाए, मिलता जाए। हम अपने घर के उस बच्चे का मतलब उस सॉइल जिससे हम खेती कर रहे हैं, जो हमारे प्लांट को सपोर्ट दे रही है, हमें उस मृदा से कोई मतलब नहीं, हमें उस मृदा से मिलने वाले उत्पादन से मतलब है बस खाली। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, हम इसको भी ध्यान नहीं रखते, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, भूजल मिट्टी एवं पेट्रो उत्पादन की अत्यधिक दोहन हम कर रहे हैं, जिसके कारण से प्राकृतिक संसाधनों से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये आने वाले समय में हमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज देकर के जाएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपका रीजन किसका हो गया, ये सबसे बड़ा रीजन हो गया आपका किसका, आपके कह सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाने का। ये एक रीजन है कि आप इसकी तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, आओ आगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, मेथड ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि की विधियां क्या हो सकती हैं। तो भाई पहली विधि आपकी सतत कृषि की ये हो सकती है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करो। क्या शुरू करो, आप सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती शुरू करो, और जैविक खेती के माध्यम से क्रॉप को ग्रो करो। ये सबसे पहला आपका ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में मैंने डिटेल में क्लास ली है, पहले वो क्लास देखना तब यहाँ पे पढ़ना, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा मिक्स फार्मिंग में। तो दूसरा रीजन हो सकता है मिक्स्ड फार्मिंग। तीसरा रीजन है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। चौथा रीजन है यूज ऑफ अ बायोपेस्टिसाइड्स, आप जैव कीटनाशकों का उपयोग करिए। और उसके बाद पांचवा रीजन है आईएफएस और आईएनएम। आईएफएस और आईएनएम आपका सबसे ज्यादा मुख्य कह सकते हैं एक प्रकार से आज के टाइम में यूज बन चुका है, अगर आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है तो। ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आपके क्या हो जाएंगे, मेथड हो जाएंगे, अगर आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहते हो। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें तो प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, कृषि में समस्याएं क्या क्या है भाई, ये भी एक बार आप देख लो कि कृषि में हमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं जिसके कारण से हम चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनका पहला है कि खाद्य मांग में निरंतर वृद्धि। जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारी भोजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए किसान खेतों में अत्यधिक फर्टिलाइजर का प्रयोग भी कर रहा है। तो ये सबसे पहला रीजन है हमारा एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा क्या है, केवल जीविकोपार्जन हेतु कृषि, अधिशेष उत्पादन का अभाव। सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो है ना, ये भी एक प्रकार से प्रॉब्लम बनती जा रही है हमारे सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए। रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समस्या, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको आसानी से फर्टिलाइजर मार्केट में मिल जाता है, तो वो हरी खाद और ऑर्गेनिक चीजों की तरफ प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं और थोड़ा सा उनसे कॉस्टली हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे रूरल पॉवर्टी भी इसका एक रीजन है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन, डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई एवं प्राकृतिक संसाधनों का क्षय भी यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, मिट्टी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में गिरावट, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर एक सबसे बड़ा रीजन के रूप में सामने आ रहा है। सिक्स इन्होंने कहा समय के साथ फसल उत्पादकता में कमी। क्यों ना हो भाई, हमने अपनी सॉइल को इतना एक्सप्लॉइट ही कर दिया है कि फसल उत्पादकता में धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। तो छठवां रीजन आपका ये हो गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे आईएफएस सिस्टम को, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिटेल में। और एक बात आपको बता दूं कि कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी बातें सभी को क्लियर है तो एक बार फटाफट से बताओ कि डाउट कहां पर है, जल्दी से आंसर करो कि जितनी चीजें आज समझी हैं सारी चीजें क्लियर हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो जो टॉपिक्स आपके हो गए उनको रिवाइज करो, और बहुत कम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होंगे मेरे भाई, उसके जस्ट बाद में आपकी क्रॉप्स की क्लासेस शुरू कर दूंगी, क्योंकि क्रॉप का पोर्शन थोड़ा सा लंबा है, तो हम क्रॉप को खत्म कर लेंगे इधर बीच में ही। तो सारे क्रॉप्स आपके मैं स्टार्ट कर दूंगी मोस्टली आपके नेक्स्ट वीक के थर्सडे से। ठीक है, तो थर्सडे से आपकी क्रॉप शुरू हो जाएगी। उसके पहले मैं एग्रोनॉमी के सारे पोर्शंस को एंड कर रही हूँ जो थ्योरी वाले थे। ठीक है, जो हो चुके हैं उनको कंप्लीट करो, जो हो रहे हैं उनको पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, तभी चीजें अच्छे से चल पाएंगी। किसी का कोई डाउट हो क्लास के रिलेवेंट तो फटाफट से बताओ, नहीं तो सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिए।
सेशन को डेली लाइव ज्वाइन करिए और कोई इश्यू हो तो प्लीज बताइए।